हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। तो आज मैं आप सबके साथ में बात करने वाली हूँ 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। 2023 दिसंबर में आप सभी के साथ में ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, एग्जाम में आए थे। मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट सेट्स हैं मैंने उन सबको कवर कर लिया है एंड ये 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मेमोरी फॉर द जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज द मेमोरी ऑफ द लॉजिक रूल्स ऑफ द लॉजिक दैट डिड्यूस अदर फैक्ट्स नोन एज। सो अगर मैं बात करती हूँ, अगर फैक्ट्स की बात करें या मेमोराइज की बात करें, लॉजिक्स की मेमोराइजेशन की बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी, सिमेंटिक, आयोनिक या फिर जनरल। तो आ जाएगा आपका सिमेंटिक, क्योंकि ये लैंग्वेज रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड मेमोरी बोलते हैं, जिसको मेमोराइज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल योगर का है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो कार्ल योगर बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने एजुकेशन में, इन्होंने लर्निंग में एक एक्सटेंडेड थ्योरी दी थी, जिसमें क्या होता है कि आप लर्निंग को बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के थ्रू लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ स्टेटमेंट 1 की, तो कार्ल योगर्स इज अ प्रोमोनेंट proponent of the non-directive models of the teaching. Yes, so he is related to the non-directive model of the teaching, मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। मतलब थेरेपीज प्रोवाइड की हैं इन्होंने, लर्निंग को इंटरैक्टिवली हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, तो इसलिए नॉन डायरेक्टिव हो जाएंगे। साथ ही साथ ये थेरेपी को भी इन्होंने, मैंने आपको बताया कि लर्निंग थेरेपी को, लर्निंग जैसे सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको एक्सटेंडेड फॉर्म में डेवलपमेंट करने की भी बात की थी। इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो यस, लर्निंग एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल डेवलपमेंट है। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट में हम सोशल डिजायर्ड बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं। तो यस, एब्सोल्युटली डेवलपमेंट हो सकता है, बिहेवियर का डेवलपमेंट होगा। लर्निंग डेवलप होगी तो बिहेवियर भी अपने आप ही डेवलप होगा। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे मैचिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। डिफरेंट डोमेन्स दिए हैं टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, एंड उसी से रिलेटेड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन किससे रिलेटेड है? अगर हम देखें तो ये इंस्ट्रक्शन आउटकम से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेटेड है? इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या डेवलप करता है? कल्चर को डेवलप करता है। एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है? टीचिंग में रिफ्लेक्शन लेकर आएगी। सो दैट मीन्स इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाता है? सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने बताया, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपको बहुत अच्छे से बताया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जीन पिगन में मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, एक तो था स्कीमा, एक था एसोसिएशन, और थर्ड वन आप मुझे खुद बताएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स मेरी वीडियोस देखी होंगी और आपने मेरे लर्निंग थ्योरीज को अच्छे से देखा होगा, तो आप लोगों को याद होगा कि वो 3 क्या हैं। तो यहाँ पर पूछा गया ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि मेमोराइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन, जिसको हम स्टोर करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम समझते हैं। तो वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कीमास, राइट। जीन पिगन ने 3 पॉइंट्स दिए थे, वो कौन से थे आपको याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने नहीं बताया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, सो दैट फिर मैं आपको, अगर आप रॉन्ग होंगे तो मैं आपको रिकरेक्ट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। पेडागोगिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पूछा है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर पेडागोगिकल लर्निंग होती है? दैट मीन्स कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कंपोनेंट्स में, तो ऑब्जेक्टिव भी टीचर ही डेवलप करेगी, मेथड्स मटेरियल टीचर डेवलप करती है, कंटेंट भी टीचर देगी, और इवैल्यूएशन के सिलेक्शंस भी टीचर ही करती है। इसीलिए तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को देखते हैं। Statement 1 and Statement 2. The teacher-centered learning, the teacher gives a traditional decision-making role and chooses instead of the role of the facilitator who focus on the student feeling. So अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इन्होंने बोला है जो टीचर सेंट्रिक होता है वो ट्रेडिशनल डिसीजन आपको डिफाइन करता है, ना कि वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। तो क्या लगता है आपको? तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। टीचर सेंट्रिक मतलब ट्रेडिशनल तो ठीक है, लेकिन वो फैसिलिटेटर का रोल भी
कर सकता है डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, लर्नर मेथड जो है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर फॉर द एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाता है, और फर्स्ट गलत हो जाता है, सो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। The ability to generalize unusual yet appropriate responses to the problem or the question is known as convergent thinking. देखो, एक होता है convergent thinking, होता है एक होता है divergent thinking, ठीक है। convergent thinking होता है जो कि आपको सिखाया जा रहा है ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस solution को आपने solve कर लिया with the help of your thinking। लेकिन divergent होता है जब हम ज़्यादा creative thinking को develop करते हैं, जहाँ पर creativity होती है, जहाँ पे practicality ज़्यादा होती है, logics को हम ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे मतलब जो रिस्पॉन्सेज होंगे ना वो हमारे क्रिएटिवली होंगे, क्रिएटिव होंगे। हम अपने जो भी आंसर्स होंगे उसको हम किस तरह से फॉर्म करेंगे, या प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। सो अगर मैं कन्वर्जन थिंकिंग की बात करती हूँ तो कन्वर्जन थिंकिंग क्या होता है, सिंपल आपको नॉलेज मिल रही है, जो आपने नॉलेज गेन की है उसके बेसिस पे। और डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन में जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, राइट। तो कन्वर्जन जो थिंकिंग है यहाँ पे बोला अनयूजुअल है येट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू द प्रॉब्लम और क्वेश्चंस इज नोन एज कन्वर्जन थिंकिंग। जबकि कन्वर्जन थिंकिंग लॉजिक्स पे होता है, जो आपने नॉलेज गेन किया ना उस पे होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और डाइवर्जन थिंकिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, रिस्पॉन्सेज को सॉल्व करने का, क्रिएटिव लर्निंग को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि ये दोनों आगे पीछे दी हुई हैं, ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये है अब एट्थ क्वेश्चन डन हो गया हमारा। नाइन्थ क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है। देखो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हम याद नहीं कर सकते, बट हाँ हम लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन का कंपोनेंट्स पूछा हुआ है टीचिंग में, ठीक है। एक इन्होंने नाम दिया है चार्लेट डेनल्सन, इनका फ्रेमवर्क है टीचिंग का, और इन्होंने पूछा है कि बताओ कौन से कंपोनेंट्स है जो प्लानिंग और प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। 9th क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें आप क्या बोल सकते हो कि किस तरीके से हम इसको कंपोनेंट्स को देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस, सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, डिजाइनिंग असेसमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा थर्ड, मतलब BCET, ठीक है। फिजिकल स्पेस क्यों लेंगे हम, फिजिकल स्पेस यहाँ पर प्रिपरेशन की बात हो रही है ना, इंस्ट्रक्शंस तो चाहिए, असेसमेंट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रेडिशनल है, ठीक है, और आपका रिसोर्सेज भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, द टीचर believes that he or she can reach even most difficult students and help them to learn। सो वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, टीचर की नॉलेज, टीचर का बिलीव है कि वो बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को, मतलब कोई भी स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं, लर्न डिफिकल्टी है तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सेंस ऑफ एफिकेसी को डेवलप कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो पाए और स्टूडेंट्स लर्न कर पाए, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11th क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, फ्लिप लर्निंग आपने पढ़ा होगा, फ्लिप टूल मतलब ICT बेस्ड टूल जिसमें कि हम रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं वीडियो रिस्पॉन्सेज को, राइट। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, ये बोला है कि रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस को, ठीक है, और वीडियो डिस्कशन और प्रेजेंटेशन में ये बिलीव करता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ICT बेस्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा रिस्पॉन्सेज, डिस्कशन भी होगा, प्रेजेंटेशन भी हेल्प करता है, फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन है, जिक्सॉ थ्योरी आप सबको पता है कोलैबोरेटिव थ्योरी होता है, पजल बेस्ड। मैंने आप लोगों को लर्निंग थ्योरीज जो कराई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वो जिक्सॉ क्या है। इन्होंने बोला है हर एक जो स्टूडेंट है ना वो ग्रुप में स्पेशलाइज होता है, लर्निंग टास्क को कंप्लीट करता है, और मेजर जो फोकस रहेगा ना वो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रैटेजी में रहता है ताकि इंक्वायर स्किल हो पाए, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ही बिल्कुल सही है क्योंकि पजल बेस्ड है, कोलैबोरेटिव टूल यूज होते हैं, यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स एक साथ मिलकर टास्क को कंप्लीट करते हैं और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करते हैं। नेक्स्ट
12th क्वेश्चन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी पूछा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इम्प्लिसिट की बात करती हूँ तो इम्प्लिसिट होता है जब आप नॉलेज को एक्वायर करते हो बट विदाउट अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है इम्प्लिसिट में, नो अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, आप अवेयर ही नहीं हो। लेकिन एक्सप्लिसिट में ना आप अवेयर रहते हो प्रॉपरली। ठीक है, आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, आप मोर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो उसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपका ये है आपका 12th क्वेश्चन। ठीक है, नहीं सॉरी 13 होना चाहिए ना, ये 12th है, ये 13 है। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन है, नंबर्स आप लोग देख लीजिएगा, 13 क्वेश्चन है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट इन्होंने बोला है इंटेंशनल होता है और ये क्या करता है, रिकलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, जबकि ये एक्सप्लिसिट होगा ना, और यहाँ पर क्या करते हैं, अवेयर नहीं होते हैं इन्होंने बोला, जबकि अवेयरनेस यहाँ पे बोला है अवेयरनेस नहीं होगी, और ये आपकी परफॉर्मेंस और बिहेवियर को भी क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली इफेक्ट करेगा। तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अवेयरनेस होगी ना, यहाँ पे तो अवेयरनेस होगी, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होगी ना, राइट। तो इसलिए दोनों ही गलत हैं यहाँ पर, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन स्वयं प्रभा से रिलेटेड है। स्वयं प्रभा कोर्सेज जो होंगे वो ब्रॉडकास्ट करते हैं टीवी पे, यस। मूक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलप करता है, नहीं। ठीक है, मूक एटलीस्ट 8 लैंग्वेजेस में डेवलप करेगा आपकी सब्जेक्ट्स को, आपके मतलब जो कोर्सेज होते हैं उसको, जिसमें कि आप देखो लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश होता है, बंगाली होता है, कन्नड़ होता है, गुजराती हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल वाली लैंग्वेज हो गई, है ना। तो ये सारी लैंग्वेजेस में 8 लैंग्वेजेस में ये मूक क्या करता है, आपके कोर्सेज को शेयर करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला तो गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 14th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 15th क्वेश्चन को देखिए। 15th क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इवैल्यूएशन से देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन दिया हुआ है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, तो 15th का क्या आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, सारे हम देख लेते हैं पॉइंट्स को। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यहाँ पर होगा जब आपका एंट्री होगा बिहेवियर में, है ना। प्लेसमेंट क्या होता है, एंट्री बेस्ड। नेक्स्ट फॉर्मेटिव क्या होगा, फॉर्मेटिव आपका हो जाएगा जब आप ड्यूरिंग द कोर्सेज में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जहां पर डायग्नोस्टिक आपको पता है, वीकनेसेस, और आपका हो जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे इवैल्यूएशन टाइप्स मैंने आपको बताए हुए हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को लगा पाएंगे। 16th क्वेश्चन देखिए। रिसर्च यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, रिसर्च सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चीट एट सम पॉइंट्स इन देयर एकेडमिक करियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चीट करते हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे अपने एकेडमिक करियर में। सो कौन सा रिकमेंडेशन होना चाहिए सो दैट चीटिंग कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। एनकरेज कोलैबोरेशन विद द peer on assignment and providing necessary support and decrease anxiety। ठीक है, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव और मैं बोल सकती हूँ टीम वर्क को हमें प्रमोट करना चाहिए। रिड्यूस फोकस ऑन द ग्रेड्स, फोकस नहीं होना चाहिए ग्रेडिंग में। ठीक है, जबकि मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन ग्रेडिंग को यहाँ पर फोकस नहीं करना चाहिए। गाइडलाइंस हमें समझानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, या फिर हम यहाँ पर प्रिपेयर्ड टेस्ट या फिर असाइनमेंट्स को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमें सबसे पहले यही चीटिंग के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्रेड्स को हम रिड्यूस करेंगे, फोकस रिड्यूस द ग्रेड्स एंड प्रोवाइड मटेरियल्स टू द स्टूडेंट्स जो कि उनके लिए फेमिलियर होगा, तभी यहाँ पर चीटिंग नहीं होगी, है ना। कौन सा यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है ना, नॉट रिकमेंडेड पूछा है ना, इसीलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर, चीटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th हो गया। 17th क्वेश्चन है एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट लर्नर वाला है। एडोलेसेंट लर्नर कौन से होता है, 18 साल से कम लेकिन 16 साल से ज्यादा, राइट। एडोलेसेंट लर्नर हाईली सेल्फ अवेयर होते हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं। क्या वो प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज योर एक सेकेंड 17th क्वेश्चन है ना। 17th क्वेश्चन बताइए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे सबसे पहले तो
क्लियर सेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एडोलेसेंट लर्नर सेल्फ अवेयर थोड़ी होते हैं, है ना, हाईली सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में, राइट। तो इसीलिए ये वाला फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इफेक्टिव टीचिंग की? इफेक्टिव टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट इनमें से कौन सी बेस्ट हो सकती है? सो वो हो सकता है, रिक्वायरमेंट तो रिसोर्सेज चाहिए ना, टेक्नोलॉजी चाहिए, इफेक्टिव तभी हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th हो गया। 19, व्हेन अ पिन प्रिक्स आवर फिंगर सो वी विथड्रॉ द पिन, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये कौन सा काइंड ऑफ बिहेवियर है? सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है, ये क्या कह रहा है। अगर हमारे हाथ में पिन चुभ जाए, ठीक है, या पिन घुस जाए, राइट, तो उससे क्या होगा, हम एकदम से हमारा क्या एक्शन होता है, हमारा यही होता है ना, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वही चीज है। तो आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रीइंफोर्समेंट हो रहा है, आप क्विकली एक एक्शन को कर पा रहे हो, उस पिन को निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पेन होगा उससे, आपको पता है वो चीज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड? क्या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपका लर्नर सेंटर्ड है? तो ये एक मिनट, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होगा? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, क्या ये लर्नर सेंटर अप्रोच है? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बोला है, गाइडेड लर्निंग जो है वो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द, देखो देखो असिस्टेंस तो चाहिए ही टीचर का, ठीक है, डिस्कवरी ठीक है, लेकिन असिस्टेंस चाहिए होता है टीचर का। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करती हूँ, तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, प्रॉब्लम बेस्ड ना, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दोनों ही इनकरेक्ट हो गए ना, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना लर्नर बेस्ड है ना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज लर्नर सेंटर्ड। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। होप आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन बच गया है, आई थिंक मैंने फिर यहाँ पर कुछ करेक्ट इनकरेक्ट कर दिया है। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 19th है, फिर शायद नंबरिंग में इशू है। एक सेकेंड, प्रॉब्लम बेस्ड जो है यहाँ पर, ये वाला 20th है, ठीक है, इसको 20th करिएगा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है ना, नहीं ये तो ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर सेंटर्ड है, प्रोजेक्ट को लर्नर डेवलप करता है, तो इसका मतलब कौन सा होना है? ये थोड़ी ना होना चाहिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये रॉन्ग है। सो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इसको 21 मान लीजिएगा। टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ द टीचिंग आर मोर इफेक्टिव देन द लर्नर मेथड इन प्रमोटिंग द डीप लर्निंग, ठीक है। लेक्चर मेथड इन्वॉल्व ओपन एंडेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स टू एनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट है। क्यों? अब देखिए, टीचर सेंटर जो मेथड है ना वो इफेक्टिव होंगे देन द लर्नर। सबसे पहले टीचर सेंटर मेथड होंगे ही नहीं इफेक्टिव, लर्नर ज्यादा होंगे ना, इसलिए गलत है। लेक्चर मेथड इन्होंने बोला ओपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। लेक्चर मेथड क्यों करेगा? लेक्चर में तो सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। रीजन है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आने ही आने हैं, इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।